हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी का अगला भाग सुनते हैं। चैप्टर 56, झूठा बहाना। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या वो दिखाई दे रहा है तुम्हें? वो उस दिशा में हल्का सा धुआं। हाँ, इसका मतलब है कि वहां कुछ लोग जरूर होंगे और हमको वहां मदद मिल जाएगी। कुछ समझी? आलिया ने भी उस तरफ देखा तो उसको घने पेड़ों के पीछे हल्का सा धुआं उठता हुआ दिखा। सिद्धार्थ ने अपनी लंबी हाइट की वजह से ये धुआं पहले ही देख लिया होगा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने शिकायत भरे लहजे से कहा। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम्हारा ड्रामा देख रहा था जो तुम कैमरे के सामने कर रही थी। फिर अचानक वो रुका और 2 सेकंड उसको देखा और अपनी जैकेट उतारकर उसको देते हुए कहा, इसको पहन लो। आलिया भी कोई कम खुददार नहीं थी। उसने उसकी जैकेट लेने से साफ मना कर दिया और कहा, ठंड इतनी भी नहीं हो रही है कि मैं मर जाऊंगी। मैं इससे भी ज्यादा ठंड सहन कर सकती हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जैकेट की। सिद्धार्थ ने उसको एकटक घूरते हुए कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आलिया को तब एहसास हुआ कि उसके गीले कपड़े उसके बदन से चिपक चुके हैं और वो जानबूझकर उसे घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ, वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम? एक अकेली लड़की का इस तरह से फायदा उठा रहे हो तुम? उसने वो जैकेट सिद्धार्थ से छीनकर अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, मुझे तुम में ऐसा वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है और तुम कोई हीरोइन नहीं हो। उसने 1 मिनट में उसको फटकार दिया। आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था। जब उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने भी गुस्से में उसको बोल दिया, और तुम भी कोई हीरो नहीं हो, समझे? एक तरफ वो उसको अपना एटीट्यूड भी दिखा रही थी और दूसरी तरफ उसकी जैकेट भी पहन ली। वो ये बात जानती थी कि इस टाइम उसको उस जैकेट की सख्त जरूरत थी। जब उसने उससे इस तरह बात की तो सिद्धार्थ ने उससे कहा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो लाओ, वापस कर दो मुझे। ये कहकर उसने जैकेट वापस छीन ली। प्लीज ये मुझे वापस दे दो, वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। सिद्धार्थ जैकेट देने की बजाय उसको देखकर मुस्कुराया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी अजीब तरह से घूरती नजरों से आलिया घबरा कर बोली। उसको डरते हुए देखकर सिद्धार्थ जानबूझकर डराते हुए उसके पास आते हुए बोला, देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस पूरे जंगल में बस मैं और तुम। आज मैं तुमसे अपना पिछला सारा हिसाब वसूल कर लूंगा। पीछे नदी होने की बजाय आलिया पीछे नहीं भाग सकती थी। हर तरफ से घिर जाने की वजह से आलिया बुरी तरह से डर गई। वो डर से चीखने लगी और वहीं पड़ा हुआ गोल चिकना पत्थर उठा लिया और फेंक कर उसके सिर पर मार दिया। उस घबराहट में उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और वो पत्थर सीधा जाके सिद्धार्थ के सिर पर लगा। सिद्धार्थ वहीं कच्ची मिट्टी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आलिया ने 2 सेकंड दूर से उसको घूरा और फिर जोर से चिल्लाई। अब उस भीड़ में वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी और कहीं से भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। सामने बेहोश पड़े सिद्धार्थ को देखकर आलिया डर से कांपने लगी। ओह माय गॉड, कहीं ये मर तो नहीं गया? अब मेरा क्या होगा? वो जल्दी से आगे बढ़कर उसकी नब्ज देखने लगी। नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। थैंक गॉड, वो कम से कम जिंदा तो था, लेकिन बेहोश था। उसने उसको होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अब उस सुनसान जंगल में वो अकेली थी। वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी और अब उसको अपने साथ साथ सिद्धार्थ को भी संभालना था। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और उसकी सारी ताजगी गायब हो चुकी थी। उसके गीले बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। वो सिद्धार्थ के चेहरे पर झुकी हुई उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ, प्लीज उठ जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज उठ जाओ ना सिद्धार्थ। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज उठ जाओ सिद्धार्थ, आई एम सॉरी सिद्धार्थ। आलिया रोते हुए कह रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी आंखें नहीं खोली।
काफी टाइम के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पाया। उसके सिर के ऊपर कच्ची मिट्टी की बनी हुई टूटी फूटी सी दीवार थी, जिसके एक किनारे पर जाल बुनते हुए एक बड़ी सी मकड़ी, वो भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। जब उसने अपना सिर उठाकर इधर उधर देखा तो उसने पाया कि असल में वो एक झोपड़ी में था और एक सख्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके ऊपर बिछी हुई रजाई किनारों से फटी हुई थी, लेकिन फिर भी साफ सुथरी थी। सामने आधा टूटा हुआ रोशनदान था, जिसमें से हल्की सी धूप छनकर अंदर आ रही थी और उसकी किरणें उसके बदन पर पड़ रही थी। हल्की सी ठंड में उस हल्की सी धूप के गर्म से एहसास से उसको एक सुकून मिल रहा था। वो धीरे से उठकर बैठ गया और चारों तरफ कमरे को देखा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो किस जगह पर है। वो उठा और धीरे से कमरे के बाहर निकल गया। शाम के वक्त पहाड़ियों के पास बादलों में ढलता हुआ सूरज बहुत ही खुशनुमा लग रहा था। कहीं पर मिट्टी के चूल्हे से उठता हुआ धुआं हवा में फैल रहा था। तभी उसकी नजर आलिया पर पड़ी, जो फूलों की डिजाइन वाला एक ढीला ढाला गाउन पहने हुए बैठी सब्जियां काटने में एक अधेड़ उम्र की औरत की मदद कर रही थी। दोनों किसी बात पर हंस रही थी। शायद आलिया ने सिद्धार्थ के आने की आहट सुन ली। उसको देखते ही वो मुस्कुराते हुए जल्दी से उठकर उसके पास आई। अरे तुम उठ गए सिद्धार्थ, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। ये कहकर वो जल्दी से उसके पास आई और भावुक होकर उससे लिपट गई। सिद्धार्थ उसके ऐसे बिहेवियर पर बिल्कुल चौंक गया। 2 सेकेंड तो वो बिल्कुल शॉक्ड होकर खड़ा रह गया। फिर उसको खुद से अलग करते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। आलिया फौरन भड़की, क्या कहा तुमने? मैं आंटी हूँ? अपना हुलिया देखो जरा, ढीला ढाला चौगा, उस पर बालों का इतना बड़ा जूड़ा। ऐसे कपड़ों में तुम आंटी ही लग रही हो। अच्छा पहले खुद को भी देख लो, तुम कौन से बहुत हैंडसम दिख रहे हो। तुम भी तो इतनी बड़ी धोती में पूरे अंकल ही लग रहे हो। आलिया ने भी उसकी बात पर ताना मारते हुए कहा। बड़ी सी लटकती धोती, ढीले ढाले कुर्ते और पैरों में चप्पल पहने हुए वो एकदम देहाती लग रहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक जानी मानी सेलिब्रिटी सिद्धार्थ है। वो उसकी एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके फोन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी। आलिया के कमेंट से उसका मूड खराब हो गया था। वो मुड़कर वहां से जाने ही वाला था कि उसके कानों में उस औरत की आवाज सुनाई पड़ी। अब उसने पलट कर देखा तो वो चूल्हे के पास बैठी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी ठेठ पहाड़ी भाषा होने की वजह से सिद्धार्थ को उसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके हाव भाव से इतना समझ गया कि वो उसको रुकने के लिए और खाना खाने के लिए कह रही थी। आलिया मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू बोली। तुमको इसकी भाषा आती है क्या? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। आलिया बिना कोई जवाब दिए उसकी ऐसी शक्ल देखकर हंस दी। सिद्धार्थ की भौएं फिर से तन गई और उसने बड़े ही रूखेपन से उससे पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आलिया भी उसी टोन में बोली, तुमको क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं? तुम नदी के पास बेहोश हो गए थे और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उस वक्त तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि इस जंगल में मेरा क्या होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि जो धुएं की तरफ तुमने इशारा करके बोला था कि वहां से मदद मिल जाएगी। पता है तुम कितने भारी हो? इतनी मुश्किल से मैं बेचारी अकेली तुमको वहां से घसीट कर यहाँ तक लाई हूँ। आलिया बोलती ही जा रही थी और सिद्धार्थ बड़े गौर से उसको बोलते हुए देखे जा रहा था। तुम्हें ठंड की वजह से फीवर भी आ गया था, फिर मैंने तुम्हारे गीले कपड़े बदले और उनको धोकर सुखा भी दिया। What? सिद्धार्थ को एक झटका लगा। तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिद्धार्थ ने नाराज होकर कहा। उसकी डांट सुनकर आलिया का भी मूड बिगड़ गया। वो बोली, अगर मैं तुम्हारे गीले कपड़े चेंज नहीं करती तो अभी तुम यहाँ खड़े नहीं होते, बल्कि वहां बेड पर पड़े होते। उसने झोपड़ी के अंदर पड़े बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उनको कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं और झरने में गिर गए थे।
और बहते हुए जंगल तक चले गए थे। फिर वहां से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं। क्या तुम और मैं भाई बहन? सिद्धार्थ की आवाज और ऊंची हो गई। बेवकूफ कहेगी, मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? आलिया उसकी बात पर चिढ़कर बोली। अच्छा, तो मैं इनसे क्या कहती? क्या हम दोनों पति पत्नी हैं? ये गांव का इलाका है, यहाँ पर लड़के और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। और ये लोग कुछ गलत ना समझे, इसलिए मैंने इनको भाई बहन बताया है। मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, तुमको इतना तेज फीवर था तो मैंने तुम्हारे सिर पर गीली पट्टियां भी रखी, यहाँ तक कि तुम्हारे अंडरगारमेंट्स भी धो दिए। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, थैंक्स बोलने की बजाय मुझे डांटे ही जा रहे हो। आलिया ने एक तरफ इशारा किया जहां एक डोरी पर उसके अंडरगारमेंट सूख रहे थे। सिद्धार्थ ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। सबके सामने आंगन में उसके सारे कपड़े सूख रहे थे। ये देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। सब कुछ ठीक था यार, लेकिन आलिया और सिद्धार्थ भाई बहन? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। आपका क्या ठीक है? और आपको कैसी लगी ये नई जिम्मेदार और समझदार आलिया? शेयर जरूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। और आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं और सुनते हैं चैप्टर 57, एक कमरे की मजबूरी। आलिया किचन में उस औरत के पास चली गई, ये सोचकर कि शायद उसको कोई हेल्प की जरूरत हो। असल में वो सिद्धार्थ के पास से हटना भी चाहती थी, वरना दोनों के बीच बहस और लंबी चलती। ये तो बस एक बहाना था उसके पास से दूर हटने का। सिद्धार्थ जल्दी से आंगन में जाकर उस अर्गनी से अपने कपड़े उतारने लगा। पूरी दोपहर धूप में पड़े रहने की वजह से सारे कपड़े लगभग सूख गए थे। उसके और आलिया के उन कपड़ों में से अचानक उसके हाथ में कुछ आ गया। उस गुलाबी टुकड़े को देखकर उसका गला बिल्कुल सूख गया। उसने खासकर अपना गला साफ किया और उसको वापस वहीं रख दिया। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और वापस जाने के लिए तैयार हो गया। उसने आलिया को बुलाया और फौरन वहां से निकलने के लिए कहा। सूरज डूब रहा है, थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना है, वरना अगर अंधेरा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तभी एक बूढ़े से अंकल बाहर से आए। उन दोनों को देखकर उसी देहाती भाषा में बोले, अरे बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आलिया ने सिद्धार्थ को बताया कि ये वही अंकल है जिसने सिद्धार्थ को यहाँ आने में उसकी मदद करी थी और इलाज भी किया। सिद्धार्थ ने उनके पास जाकर कहा, अंकल थैंक यू सो मच, आपने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। आप बस हमें एक्सेल कॉलेज के बेस कैंप तक का रास्ता बता दो। सिद्धार्थ की आधी बात तो उनके समझ में ही नहीं आई, लेकिन वो इतना समझ गए थे कि वो लोग वहां से जाने के लिए पूछ रहे हैं। वो उनको समझाते हुए बोले, बेटा, यहाँ से जाने के लिए जंगल से बाहर 2 सड़क जाती है, वहां से तुम्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन इस समय तुम्हारा जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये तराई इलाका है और यहाँ जंगल में रात बहुत जल्दी हो जाती है। तुम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाओगे और अंधेरा हो जाएगा और तुम लोग फिर से बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो वहां से जाना तो चाहता था, लेकिन उन अंकल की बात बिल्कुल सही थी। वहां जंगल के रास्ते के लिए कोई गाड़ी तो थी नहीं। अगर वो अकेला होता तो भी किसी तरह से मैनेज कर लेता, लेकिन आलिया की वजह से अंधेरे जंगल में होकर जाना सही नहीं था। और आफ्टर ऑल आलिया के पापा ने उसको जिम्मेदारी भी तो दी थी। अभी रात होने वाली है, इसीलिए खाना खाकर यहीं रात बिताओ, मैं तुम दोनों के ठहरने का इंतजाम करता हूँ और सुबह होते ही मैं तुम दोनों को जंगल के बाहर के रास्ते तक पहुंचा दूंगा। सिद्धार्थ आलिया के साथ में होने की वजह से उनको मना नहीं कर सका और मजबूरी में उसको रुकना पड़ा। जल्दी ही अंधेरा हो गया। जंगली इलाका होने की वजह से वहां लाइट नहीं थी। अंकल ने एक मोमबत्ती जलाई और आंटी ने जल्दी ही खाना लगा दिया।
थोड़ी देर में सब डिनर कर रहे थे। हल्की आग पर चूल्हे के बने हुए खाने में एक अलग ही स्वाद आ रहा था और आलिया तो हमेशा से 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी इस तरह बिना लाइट में मोमबत्ती की रोशनी में कच्ची जमीन पर चटाई बिछाकर कैंडल लाइट डिनर करेगी। खाने के बाद अंकल ने अपनी चिलम निकालकर जलाई और हंसते हुए उसको पीने लगे और उन दोनों से बात करने लगे। बेटा, तुम दोनों इस घने जंगल में कैसे पहुंचे? सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ इशारा करते हुए उनको बताया। अंकल, ये झरने से फिसलकर नदी में गिर गई थी। इसको बचाने के लिए मैं भी नदी में कूद गया, लेकिन बहाव बहुत तेज था और हम दोनों नदी में बहते बहते जंगल की तरफ काफी अंदर चले आए। वहीं कहीं शायद मेरा सिर किसी पत्थर से टकरा गया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया। बेटा, एक बहुत बड़ा हादसा तुम लोगों के साथ होते होते बचा है। तुम्हारी ये छोटी बहन तुमको खींचती हुई बड़ी ही मुश्किल से बाहर लेकर आ रही थी और रो रही थी। वो तो इत्तेफाक से मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटी लेने निकला था तो मेरी नजर तुम दोनों पर पड़ गई और मैं फौरन तुम दोनों को वहां से निकालकर यहाँ ले आया, वरना वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। दिन की वजह से तुम दोनों बच गए, वरना अगर दोनों रात में वहीं फंसे रहते तो जिंदा बाहर नहीं आ पाते। फिर उन्होंने चिलम फूंकते हुए उन्हें जंगल के कुछ और किस्से सुनाए। सिद्धार्थ जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन मजबूर था। आलिया के फोन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी और उसको चार्ज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। किसी भी तरह से उसको अब सुबह होने का इंतजार करना था। थोड़ी ही देर बाद अंकल ने उन दोनों को सो जाने के लिए कहा। जंगल में तो सूरज डूबते ही रात हो जाती है। उनके सोने के बिस्तर देखकर आलिया परेशानी में पड़ गई। यहाँ वो दोनों कैसे सो पाएंगे? उनकी छोटी सी झोपड़ी में 2 ही कच्चे कमरे थे और दोनों को एक ही कमरे में सोना था, जिसमें एक ही बिस्तर था। दूसरे कमरे में वो दोनों पति पत्नी सोने वाले थे। सिद्धार्थ भी मजबूरी में चुप रह गया। अगर वो उनसे अलग अलग कमरे में सोने के लिए कहता तो उन दोनों बूढ़े अंकल आंटी को झोपड़ी के बाहर ठंड में सोना पड़ता। उसने आलिया को झिझकते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि हम दोनों भाई बहन हैं? आलिया ने अपनी भौं चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो वो थोड़े संभलते हुए बोला, मेरा मतलब था कि तुम उनसे ये भी तो कह सकती थी कि हम दोनों कजिन्स हैं। उस टाइम में इतना घबराई हुई थी कि मैंने जो ठीक समझा वो कह दिया। अब मैं बाद में थोड़ी उनसे कुछ कह सकती थी, वरना उन्हें लगेगा कि मैं उनसे झूठ बोल रही थी। आलिया ने कहा, अब ये परेशानी है कि हम दोनों यहाँ एक साथ कैसे सोएंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या मतलब कैसे सोएंगे? मैं ऊपर बिस्तर पर सोऊंगा और तुम नीचे सो जाओ? ये सुनकर आलिया परेशान हो गई। मैं नीचे क्यों? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं जमीन पर सोऊंगा? मैं एक स्टार हूँ और साथ ही तुम्हारा बॉस भी। भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी असिस्टेंट हो। जैसा मैं कहूंगा वैसे तुम्हें करना होगा, इसलिए मैं ऊपर बिस्तर पे सोता हूँ और तुम नीचे चटाई बिछाकर सो जाओ। सिद्धार्थ ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल महीन सी आवाज में वो डरते हुए बोली, मुझे नीचे डर लगता है। यहाँ तो पूरा जंगल है, अगर नीचे कोई सांप बिच्छू आ गया तो मुझे काट लेगा, फिर मेरा क्या होगा? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसकी बात सही थी। एक तो ये झोपड़ी वैसे ही जंगल के बीच में थी और नीचे कच्ची जमीन पर सांप बिच्छू या जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा तो था ही, और अगर किसी सांप ने उसको काट लिया तो इस जंगल में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। आखिरकार सिद्धार्थ मान गया, लेकिन एक शर्त है, मैं बिस्तर के उस कोने में सोऊंगा और तुम इस कोने पे। मैं भी नीचे नहीं सोने वाला। हम दोनों को ये बेड शेयर करना पड़ेगा। आलिया इस बात पर फौरन तैयार हो गई। कम से कम अब उसको नीचे ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन उसने सिर्फ अपनी तरफ के बिस्तर को साफ किया, अपना तकिया दोनों के बीच में रखा और लेट गई। सिद्धार्थ ने अपनी भौं चढ़ाकर उसको घूरा कि उसने पूरा बिस्तर साफ क्यों नहीं किया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और उसने भी अपनी तकिया उठाकर बीच में रखी। फिर जब वो भी लेटा
तो उसके सिर में कुछ चुभा। उसने हाथ बढ़ाकर उसको उठाया और मोमबत्ती की रोशनी में जब देखा तो वो चौंक गया। उसके हाथ में आलिया की अंडरगारमेंट आ गई थी। सिद्धार्थ ने कुछ भी बोले बिना आलिया का कंधा पकड़कर हिलाया। जैसे ही आलिया ने पीछे मुड़कर देखा, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। बिजली की स्पीड में उसने उसके हाथ से वो झपट लिया और उस पर बिगड़ते हुए बोली, तुम कितने। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बस ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। खुद तो अपनी चीजों का होश नहीं रखती और मुझ पर भड़कती हो। आलिया 2 सेकंड चुप रही, फिर गुस्से में बोली, तुम्हें किसी लड़की के पर्सनल कपड़े देखते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, ये मुझसे कह रही हो? और तुमने जो मेरे सारे कपड़े चेंज किए तब शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? सिद्धार्थ ने उल्टा उसी को सुना दिया। वो मैंने नहीं बदले थे, अंकल ने बदले थे। मैंने तो बस तुम्हारे कपड़े धोए थे, सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए। लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? आलिया की आवाज में अभी भी नाराजगी ही थी। भाई, मुझे तो नहीं लगता ये दोनों रात भर सो पाएंगे। ऐसे ही लड़ते लड़ते सुबह हो जानी है। आपका क्या टेक है? शेयर कर सकते हैं ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 58। अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, समझे तुम? अब दोनों में से जो पहले बोला वो डफर, स्टूपिड, इडियट और सब कुछ। वो किसी बच्ची की तरह मचलती हुई दूसरी तरफ करवट लेकर सिद्धार्थ की तरफ पीठ कर कर लेट गई। सिद्धार्थ को उसकी बचकानी हरकत पर हंसी आ गई। अब मुश्किल से 8 बजे थे। टीवी इंटरनेट की आदि दोनों ही रोज रात को 12 बजे तक जागते थे, तो 8 बजे ही नींद कैसे आ सकती थी? सिद्धार्थ भी बिस्तर की दूसरी तरफ चुपचाप साइड करके लेट गया। लेटते ही उसकी पीठ में एक तेज टीस उठी। शायद कोई बड़ी चोट उसकी पीठ में उस टाइम लगी थी जब वो झरने से नीचे कूदा था। उसने उसके बारे में आलिया को नहीं बताया और आलिया की तरफ करवट करके लेट गया। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक चमकीले तारे चमक रहे थे। बाहर झाड़ियों से आते हुए झिंगुर की किरकिर के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर पूरे कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। 10 मिनट बीत गए। आलिया ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, सिद्धार्थ, सो गए क्या? उसको कोई जवाब नहीं मिला। इतनी जल्दी सो गए? आलिया ने धीरे से अपने आप से ही कहा। उसको यकीन नहीं हुआ तो उसने चेक करने के लिए अपनी उंगली से उसके चेहरे को पिंच किया। उसकी स्किन किसी लड़की की तरह बिल्कुल सॉफ्ट थी। आलिया ने फिर से उसको पिंच करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जाग रहे हो ना? मुझे पता था। आलिया ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। जब तुम जाग रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि आज जो भी पहले बोलेगा वो डफर, इडियट, स्टूपिड, फूल और ना जाने क्या क्या। सिद्धार्थ ने उसको याद दिलाया। आलिया अपने कहे हुए शब्दों के जाल में खुद ही फंस गई थी। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, इसलिए। अच्छा, तो जो अभी तुम मुझे छू रही थी उसको परेशान करना नहीं कहते हैं क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं तो बस देख रही थी कि तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। क्यों? क्या इरादा था तुम्हारा? अगर मैं सो गया होता तो तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? आलिया कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके दोनों गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए। चांद की रोशनी में झोपड़ी की छत से एक मकड़ी हवा में झूलते हुए उसके बालों पर उतर आई। सिद्धार्थ ने यह देख लिया और उसको हटाने के लिए उसके बालों की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। आलिया एकदम से पीछे हटी। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे माहौल में एक बेचारी अकेली लड़की का फायदा उठाना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, समझे? वो नाराज होते हुए बोली। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसको मकड़ी के बारे में बताता, वो मकड़ी खुद ही चलते हुए उसके गालों पर आ गई। मकड़ी से उसको बहुत ज्यादा डर लगता था।
तो वो दूर से ही मकड़ी को देखकर चीखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मकड़ी को अपने गालों पर चलते हुए पाया, पागलों की तरह अपने हाथ से अपने चेहरे और बाल से हटाते हुए एकदम से उछलकर सिद्धार्थ के सीने से लिपट गई। मकड़ी के डर से आलिया ऐसी उछली कि सिद्धार्थ से लिपटकर बिस्तर के नीचे जा गिरी। उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सिद्धार्थ लुढ़क कर उसके ऊपर आ गया। आलिया के सीने में दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो इस तरह से दब गई थी कि अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। तुम बहुत ही कमीने इंसान हो, हमेशा मौके के इंतजार में रहते हो और मुझे अकेला पाकर अब मेरा फायदा उठाना चाहते हो। हटो सामने से। फिर सिद्धार्थ ने उसको 2 उंगलियों से मकड़ी पकड़कर उसे उसके चेहरे के पास लाकर दिखाने लगा। वो बेचारी उसको देखकर इतना डर गई कि सिद्धार्थ से चिपकने लगी। ओह माय गॉड, हटाओ इसको, प्लीज हटाओ। आलिया उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगी। सिद्धार्थ बड़े ही इत्मीनान से बोला, अरे मैं तो कमीना हूं ना। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि ये कमीना अगर तुम जैसी किसी लड़की के साथ बेड शेयर करेगा तो अपने दिल के सारे अरमान पूरा कर लेगा, यूं फालतू की बकवास नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि तुम ये अपना मतलब सीधा करने के लिए चापलूसी करना बंद करोगी। आलिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी बात एकदम सही थी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। सिद्धार्थ ने उस मकड़ी को इधर उधर कहीं भी फेंकने की बजाय खिड़की के बाहर फेंक दिया। मकड़ी के डर की वजह से आलिया बहुत डर गई थी। वो अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने बिस्तर पर फिर से आके चेक किया कि कहीं इस बार कोई और मकड़ी मकोड़ा तो नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए बिस्तर को कम से कम 4 बार झाड़ा। तब तक सिद्धार्थ ने भी चेक कर लिया कि कहीं और कोई परेशानी तो नहीं। फिर आकर अपनी ही साइड में लेट गया। आलिया भी राहत की एक सांस लेकर लेट गई। अब उसको सिद्धार्थ से डर नहीं लग रहा था। वो भी उसके पास ही लेट गई और इस बार उन दोनों के बीच में तकिया की कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। दोनों के कंधे से कंधे मिले हुए थे और दोनों ही एक सुकून के साथ खिड़की के बाहर साफ आसमान में तारों को निहार रहे थे। चारों तरफ एक खामोशी फैली थी। शहर के पॉल्यूशन से बहुत दूर उस बड़ी सी पहाड़ी के नीचे नदी के पास तराई में साफ और ताजी हवा बह रही थी। उसकी ताजगी में दिल दिमाग सब फ्रेश हो गया था। आज से पहले इतना हल्कापन कभी महसूस नहीं हुआ। कुदरत की ऐसी ताजगी का एहसास उन दोनों को ही पहले कभी नहीं हुआ था। आलिया खिड़की के बाहर तारों को एकटक देखे जा रही थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे अपना हाथ बढ़ाकर तारों को छू लेगी। मुझे तारों को देखकर बहुत जलन होती है। उन्हें कुछ भी करना नहीं होता, बस आराम से आसमान में चमकते हुए अपना सारा वक्त गुजारते हैं। वो उनको हसरत से देखते हुए बोली, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम भी एक आलसी बनना चाहती हो, इसलिए तुमको आलसी चीजें पसंद आती है। उसने धीमी आवाज में कटाक्ष किया जो आलिया सुन नहीं पाई। उसको किसी दार्शनिक भाव से कुछ बेसिक साइंस की बातें समझाने लगा। जो भी तारे तुम आसमान में देखती हो उनमें से ज्यादातर सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ तारे तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी जो रोशनी हमें रात में दिखाई देती है वो हमसे लाखों लाइट ईयर दूर है। कुछ तारे तो अब खत्म हो चुके हैं और फिर भी उनकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। आलिया को इस थ्योरी का मतलब अभी तक समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज होकर बोली, तो फिर तो मतलब ये कि जो तुम तारा बनने की विश मांग रही हो ताकि तुम्हें टिमटिमाने के अलावा कुछ भी ना करना पड़े, तो आसान भाषा में ये समझ लो कि तारों को भी कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है। ओ अच्छा। आलिया के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसको कुछ भी समझ नहीं आया हो। सिद्धार्थ ने अपने माथे पर हाथ मारा। उसको यह एहसास हो गया था कि अगर ऊपर से भगवान भी उतर आएंगे ना तो भी इसको कुछ समझा नहीं पाएंगे। वो एक करवट लेकर पेट के बल लेट गई और अपना सिर उठाकर बोली, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुमसे जलती हूँ, और रोहित से भी और ईशान से भी। तुम तीनों भी तो स्टार हो ना, बहुत सारी भीड़ से बिल्कुल अलग ही चमकते हो और तुम्हारे ग्रुप का नाम भी इसीलिए स्टारडम नाइट्स है।
और तुम्हारे अनगिनत फैंस भी हैं। वाओ, कितनी शानदार बात है ना। सिद्धार्थ उसकी इस बात पर हंस दिया, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रहा हो। वो अपने आप से ये सोच रहा था कि क्या वो सच में वैसा है जैसा आलिया उसके बारे में सोच रही है। नहीं, वो भी बाकी टीनेजर्स की तरह एक आम लड़का ही है, जिसे बस सही वक्त पर कामयाबी मिल गई थी। लेकिन क्या तुमको लगता है कि बिना तारों की कोई रात खूबसूरत हो सकती है? सिद्धार्थ सोचने लगा कि इसको इतनी बड़ी गलतफहमी है कि हम हमेशा ही स्टार्स थे। इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल, इसको क्या पता, क्या ये सक्सेस बैठे बिठाई मिली है? लेकिन इन सब से बेपरवाह आलिया तारों को निहारते हुए अपने ही सपनों में खोई हुई थी। उन तारों को एकटक देखते हुए आलिया जैसे नशे में बोली, ये चमकते हुए जगमगाते हुए सितारे, काश इस बिस्तर पर भी चारों तरफ तारे बिखरे होते और उन्हीं तारों भरे आसमान में मैं तैरते हुए सो जाती। कितना अच्छा लगता है ना। थकान से चूर नशे में उसकी पलकें धीरे धीरे झपकने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो सो गई। पहले सिद्धार्थ को लगा कि वो नींद में ही बड़बड़ा रही है, लेकिन आधी रात को उसको समझ आया कि उसके कहने का मतलब क्या था। जब वो भी गहरी नींद में सो गया तो उसको अपने गले पर एक दबाव महसूस हुआ। जब हड़बड़ाहट में उसकी आंखें खुली तो उसने देखा आलिया ने सोते सोते ही अपना डायरेक्शन बदल लिया था और अब उसके पैरों के पास उसका सिर था और आलिया के पैर सिद्धार्थ के गले पर रखे थे। ये तो बड़ा अनोखा तरीका है आलिया का सोने का। भाई मुझे तो ये रात बड़ी क्यूट लगी। आपका क्या टेक था? शेयर जरूर कीजिएगा और आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 59, नई सुबह। जब सिद्धार्थ का दम घुटने लगा तो उसने आलिया का पैर पकड़कर एक झटके से हटाया, लेकिन आलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो गहरी नींद में मजे से सोती रही। वो उसको कुछ देर तक यूं ही देखता रहा, फिर धीरे से उसने उसकी करवट को ठीक करके उसका सिर अपनी तरफ करते हुए वापस ठीक से लिटा दिया। पर आलिया इतनी गहरी नींद में थी कि किसी भी तरह से हिलने डुलने पर उसकी नींद नहीं टूटी, बल्कि सोते सोते उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सिद्धार्थ ने उसको सोते हुए भी मुस्कुराते देखा तो सोचने लगा कि न जाने कौन सा मीठा सपना देख रही है। वो कुछ पलों तक उसको देखता ही रहा। खुले हुए घने बाल, आधा छुपा हुआ उसका मुस्कुराता गोरा चेहरा बिल्कुल खिड़की के सामने खिले हुए चांद जैसा लग रहा था, जो आधा ही दिखाई दे रहा था और आधा बादलों में छुपा था। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर से घने बालों को हटाया। उसके बालों को छूते ही उसको एक नरम सा एहसास हुआ। अक्टूबर की उस ठंडी सुहानी रात में, इस अनजान पहाड़ी पर, टिमटिमाते तारों से भरी ये चांदनी रात और बहुत ही ठंडी तेज हवा और आलिया के बालों का वो नर्म एहसास, इस अनुभव को वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उसके चांद से चेहरे को देखते हुए बार बार खुद से कहा, आलिया, क्या तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है? क्या होगा अगर उसके इस सवाल का जवाब ना हुआ? तभी आलिया हल्के से कसमसाई और करवट बदलकर अजीब से पोज में हाथ पैर करके वापस नींद में फिर से अपने प्यारे सपनों में खो गई। सिद्धार्थ उसको ठीक से करवट दिलाना चाह रहा था, लेकिन उसको उसके जाग जाने का डर था। जागने पर वो फिर पता नहीं क्या समझती और हल्ला मचाने लगती। वैसे भी वो इतना दिमाग कहाँ लगाती है। इस तरह से उल्टी सीधी करवट लेकर बिल्कुल बेखबर गहरी नींद में सोते हुए देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ ही घंटों पहले वो मरते मरते बची थी। शायद उसको मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। उसके इस बेढंगे तरीके से करवट लेने से उसके गहरे गले का कुर्ता थोड़ा तिरछा हो गया और चांद की सफेद रोशनी में
वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से आलिया के कपड़े ठीक करने लगा, लेकिन तभी उसको अचानक बीच में ही रुकना पड़ा। आलिया ने उसको बाहों में भरते हुए उसके ऊपर अपना पैर रख लिया। उसके चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी। शायद वो सिद्धार्थ को अपना टेडी बियर या कोई तकिया समझ रही थी, जिसको वो हर रात अपने सीने से लगाकर सोती है। सिद्धार्थ ने फिर से उसके हाथों को और पैरों को धीरे से हटाया और चुपचाप सीधा लेट गया। उस रात फिर दोबारा उसको नींद नहीं आई और वो भी आसमान में उन तारों को और आधे खिले हुए चांद को देखता रहा और ना जाने क्या सोचता रहा। अगले दिन सुबह उन दोनों ने जल्दी उठकर अपने कपड़े चेंज किए और फौरन चलने के लिए तैयार हो गए। उन बूढ़े अंकल ने कहा कि वो उन दोनों को पास के कस्बे तक छोड़ देंगे। वहां से वो दोनों अपने कॉलेज के बेस कैंप तक जा सकते हैं। आलिया खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हुई। उसने सोचा था कि बूढ़े बाबा किसी गाड़ी या कम से कम किसी ट्रैक्टर पे उसको कस्बे तक छोड़ेंगे, लेकिन जब उसने झोपड़ी के बाहर निकलकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने एक गधा खड़ा था, जो कि एक लकड़ी की गाड़ी से जुता हुआ था, और वो अंकल उस गधे पर बैठे थे। उसे देखकर उसको रोना आ गया। वो सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं इसमें नहीं जाऊंगी, वो किसी और गाड़ी का इंतजाम कर दे। बूढ़े अंकल ने उसको बताया कि जंगल में उस कच्चे रास्ते में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी गाड़ी कस्बे से पहले नहीं मिलेगी और कस्बा यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। अगर उसको गधे पर बैठकर नहीं जाना है तो बेशक वो 12 किलोमीटर पैदल जा सकती है। आखिरकार झक मारकर उनको उसमें बैठना पड़ा, क्योंकि रात को तो मजबूरी थी, लेकिन अब बेस कैंप तक जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी था। आलिया ये सोचकर गधे पर बैठ गई कि उसको उस जंगल में गाड़ी पर कौन देखेगा। कस्बे तक पहुंचकर वहां से वो बस में बेस कैंप तक पहुंच जाएगी। पूरे रास्ते भर गड्ढों की वजह से झटके लगते हुए दोनों की हालत खराब हो गई। बार बार वो झटकों की वजह से नीचे गिरते गिरते बचती। सिद्धार्थ ने उसको अपनी मजबूत बाहों से पकड़कर कहा, मेरे हाथों का सहारा ले लो, इससे तुम्हें झटके नहीं लगेंगे, वरना नीचे गिर जाओगे। उसके हर बार उसके केयर करने की वजह आलिया की आंखों में आंसू आ गए। अब वो अपने मन में बोली, सिद्धार्थ तुम कितने अच्छे इंसान हो, अब मैं कभी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगी। सिद्धार्थ ने जैसे उसकी मन की बात सुन ली। क्या कहा तुमने? उसने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। आलिया चौंक गई और फौरन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर रह गया। वो सोचती भी थी तो इतना लाउड कि सामने वाले को उसके मन की बात भी साफ साफ पता चल जाती है। लगभग 2 घंटे बाद जंगल के कच्चे रास्ते से बाहर निकलकर एक चौड़ी सड़क पर वो लोग आ गए। बेटा, ये सड़क आगे कस्बे के बाजार तक जाती है, वहां से तुम्हें आगे के लिए बस मिल जाएगी, अंकल ने कहा। दोनों गाड़ी से उतरे और अंकल को धन्यवाद किया और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। जब वो अंकल चले गए तो वो दोनों आगे बढ़कर कुछ दूर पर बस स्टॉप पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां से जाने वाली बस के लिए पूछताछ की तो एक आदमी ने उन्हें बताया कि हर 3 घंटे में उनको आगे जाने के लिए बस मिल जाएगी। कुछ पर्सनल गाड़ियां भी हैं जो उधर जाती हैं, वो जल्दी पहुंचा देंगी, लेकिन उनका किराया कुछ ज्यादा है। जब उन्होंने किराए के बारे में सुना तब उन्हें ध्यान आया कि बस के किराए के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं है। वहां से उनका बेस कैंप अभी भी लगभग 5 किलोमीटर आगे था। वहां जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी था। आखिरकार उन्होंने पैदल ही जाने का फैसला किया और ये सोचा कि अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिलेगी तो उससे लिफ्ट मांग लेंगे। सिद्धार्थ अपनी लंबी लंबी टांगों से तेजी से आगे बढ़ते हुए आलिया से बोला, देखते हैं अपने छोटे छोटे पैरों से तुम कितनी तेज भाग पाओगी। आलिया ने जब ये सुना कि उसने फिर से अपने लंबे कद की बड़ाई करते हुए उसके छोटे कद का मजाक उड़ाया है तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक लंबी सांस भरी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। सिद्धार्थ बस उसको थोड़ा सा तंग करना चाह रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो तो काफी आगे भाग गई, कहीं शॉर्टकट मारने के चक्कर में वापस जंगल के रास्ते ना उतर जाए,
वैसे भी उसका कोई भरोसा तो है नहीं। यह सोचकर सिद्धार्थ भी पूरी स्पीड में उसके पीछे दौड़ा। आलिया सच में ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी और सड़क के किनारे बिजली के एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हाँप रही थी कि तभी पीछे से आकर सिद्धार्थ ने उसको पकड़ लिया। बहुत हो गई पकड़ा पकड़ी, अब तुम चुपचाप सीधे सीधे चलोगे, समझी? अब मुझे बेस कैंप तक पहुंचने से पहले कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसको घूरते हुए बोला। आलिया का टोन बिल्कुल बदल गया और वो आराम से बोली, रिलैक्स, हमें कहीं नहीं भाग रही, मेरा कॉलर तो छोड़ो। सिद्धार्थ अब उसके बहकावे में आने नहीं वाला था। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं। वो पहले भी कई बार उस पर भरोसा करके पछता चुका है। आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है सर। आप ये हुड लगाइए, वरना कोई आपको अगर ऐसे देख लेगा तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? आप एक सेलिब्रिटी हैं। सिद्धार्थ ने उसकी बात अनसुना करते हुए हुड वापस हटा दिया। आप गुस्सा मत करिए, आपको कुछ खाना है तो बताइए, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ जानता था कि आलिया फिर से उसके चंगुल से निकलकर भागने की फिराक में है, तो उसने पूछा, कहाँ से लाओगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो आपके पैसे हैं ना। आलिया ने उससे अपने पैसे मांगते हुए अपना हाथ फैलाया। सिद्धार्थ ने उसकी हथेली देखकर सीधा सपाट बोला, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने रोहित को अपना पूरा वॉलेट दे दिया था और उसके बाद ही तुम्हारे बारे में पता चलते मैं तुम्हारे पीछे भागा। मेरे पास पैसे होते तो हम लोग कार से कैंप तक नहीं चले जाते। फिर आलिया ने हिचकिचाते हुए अपने पॉकेट से पानी में भीगा हुआ मुड़ा तुड़ा सा 20 रुपए का नोट निकाला। ये वो पैसे थे जो वाटर बॉटल लेने के बाद उसके पास बचे थे। बस यही बचा है मेरे पास। आलिया का मुंह लटक गया। क्या बेस कैंप तक ये दोनों सही सलामत पहुंच जाएंगे या दोबारा आलिया कोई समझदारी करके काम बिगाड़ने वाली है? क्या लगता है आपको? शेयर जरूर कीजिएगा और अगले चैप्टर के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 60। 10 मिनट बाद वो दोनों एक सड़क के किनारे एक चाट के ठेले के पास खड़े थे। 10 रुपए में आलू की एक चाट लेकर दोनों खाने के लिए जुटे हुए थे। अरे रुको, अरे ये मेरे पैसों का है, तुम क्यों खा रहे हो इसे? भूख की वजह से आलिया ने फिर से पुराने रूप में आकर उससे बदतमीजी से बात करी, लेकिन सिद्धार्थ को भी उसका कोई लिहाज नहीं था। वो भी उसी टोन में बोला, वो पैसे मैंने ही तुम्हें दिए थे, समझी? वो खाते खाते बोला। उसके रूखे बिहेवियर पर आलिया की भौं तन गई। मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम्हें मुझे खाने देना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम्हें खुद मेरे पास ये चाट दे देनी चाहिए। दोनों ही बच्चों की तरह बराबर लड़े जा रहे थे। जब आलिया उससे जीत नहीं पाई तो एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, तुम जीते। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं, ठीक है? सिद्धार्थ को उसका भोला चेहरा देखकर उस पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, ठीक है, एक बाइट तुम लो, फिर एक बाइट मैं लूंगा। आलिया ने जैसे ही ये सुना, उसने फौरन एक बड़ा बाइट लेकर जबरदस्ती अपने छोटे से मुंह में ठूस लिया। फिर खाते खाते बोली, सॉरी, मुझे भूख लगी थी। सिद्धार्थ को पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी। उसने नाराजगी भरी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम यही करोगी। मैंने तुम पे भरोसा करके गलती की। किसी लड़की का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। वो जानबूझकर उसको सुनाते हुए बोला। जब आलिया ने ये सुना तो उसको लगा कि उसकी वजह से दुनिया की सारी लड़कियों की रेपुटेशन कम हो गई। अब वो हर बार उसको इस बात पर ताना मारेगा। वो ये किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहती थी। उसने फौरन कहा, ये बात मत बोलना कि लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़कियां लड़कों की तरह नहीं होती। सिद्धार्थ ने उसको फिर से ताना मारते हुए कहा, अच्छा, पहले तो खुद ही वादा तोड़ोगी, फिर लेक्चर भी खुद ही सुनाती हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए दूसरा प्लेट लेकर आती हूँ। आलिया ने जैसे ही अपनी पॉकेट से फोन निकाला, सिद्धार्थ बोला, अब क्या ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाओगी?
उसका ताना सुनकर आलिया का मूड खराब हो गया, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। आखिर लड़कियों की रेपुटेशन बचाने का सवाल था। उसने कुछ नहीं बोला और फोन का कवर निकालकर फिर उसे खोलकर उसकी बैटरी निकाली, जिसके नीचे 100 रुपए का एक कड़क नोट था। इतने हाईटेक लॉकर में सिर्फ 100 रुपए? सिद्धार्थ जोर से हंसा। इस बार आलिया ने जवाब दिया, ये कोई नॉर्मल नोट नहीं है। ये नोट अब नहीं छपता, इसलिए मैंने इसको अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। मैंने इसको आज तक कभी खर्च नहीं किया, लेकिन आज खर्च करना पड़ेगा, वरना तुम हमेशा यही ताना मारोगे कि लड़कियों का कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो उस नोट को लेकर चाट वाले के पास गई और बड़ी मुश्किलों से रिक्वेस्ट करके आखिरकार वो नोट चला ही दिया और एक प्लेट चाट लेकर उसके पास आई। जब सिद्धार्थ ने पहला बाइट लिया तो उसका सिर ही घूम गया। उस चाट में इतनी भर भर कर मिर्च डाली गई थी कि एक ही बाइट पे उसके आंसू बहने लगे। समझ गया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसके कुछ बोल पाने से पहले ही आलिया बोल पड़ी, अब तो ठीक है ना? अब नहीं कहना, हम मत कहना कि लड़कियों की बात का भरोसा नहीं कर सकते। देखो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, एक बाइट मैं खाती हूँ, एक बाइट तुम खाओ। ये कहकर उसने बड़े आराम से तीखी मिर्ची की चाट का दूसरा बाइट लिया। तेज मिर्ची की वजह से सिद्धार्थ की आंखों में आंसू देखकर वो बोली, कोई बात नहीं, रो मत। अब तुम मान गए ना कि लड़कियां अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, इसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं। जबकि सिद्धार्थ मन ही मन में सोच रहा था कि वाकई लड़कियों की बात का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, ये भी एक तीखी मिर्ची ही है। चाट वाले ने आलिया को आवाज देकर कहा, बहन जी अगर तीखी चटनी चाहिए तो ले सकती हैं। आलिया सरप्राइज हो गई, सच में? वो चाट वाला हंसते हुए बोला, हाँ अगर तीखा कम रह गया हो तो चटनी ले लीजिए। वो सीरियसली कह रहा था या हंसकर उस पर ताना मार रहा था, ये कहना मुश्किल था। जब वो भागकर उसके पास गई तो उसने आलिया से कहा, ये जो तुम्हारे साथ लड़का है, लगता है इसको कहीं देखा है, शायद इसको टीवी पर देखा है। मेरी छोटी बेटी इसकी बड़ी फैन है, नाम याद नहीं आ रहा, कोई ओबरॉय करके है। हाँ याद आया, सिद्धार्थ ओबरॉय है ना? आलिया तुरंत बिल्कुल अनजान बनते हुए बोली, सिद्धार्थ? अरे नहीं, ये सिद्धार्थ कहाँ, ये तो बस ऐਵੇਂ ही है, मेरा दोस्त है। वो क्या है ना, इसको सिद्धार्थ बहुत पसंद है, ये भी बहुत बड़ा फैन है उसका, इसलिए उसके जैसे ही बाल बनाए हुए हैं और कपड़े भी उसी की तरह पहनता है। आलिया खिसियाते हुए बोली और फौरन सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ दूर खड़े होकर उसको सुन रहा था। आलिया उसके पास आकर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि हुड और कैप लगा लो, वो तुम्हें देखकर पहचान गया है, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उससे इंदिरा डैम जाने के लिए पता पूछने पर उसने बताया कि यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं है। बस से तुम लोग बिस्वा तक उतर जाना, वहाँ मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर इंदिरा डैम है। जल्द ही उन्हें रोडवेज बस आती हुई दिखाई दी, जो लगभग पूरी भरी हुई थी। आलिया ने कहा, इन बचे हुए पैसों से थोड़े आगे जाने तक का किराया तो हो जाएगा, वरना यहीं सन्नाटे में खड़े रहना पड़ेगा। काफी देर वेट करने के बाद भी कोई और बस वहां से नहीं गुजरी, जिससे वो आगे तक के लिए लिफ्ट मांगे। अब उन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए बस को रुकवा कर वो लोग उस पे चढ़ गए। बस में आगे की सारी सीटें भरी थी, सिर्फ सबसे पीछे वाली 2 सीटें खाली थी। आलिया ने बिस्वा तक के 2 टिकट लिए और वो दोनों बस में सबसे पीछे विंडो सीट पर जाकर बैठ गए। क्या लगता है आपको, ये रास्ता वाकई बेस कैंप तक जाएगा या अभी कोई और गड़बड़ी होना बाकी थी? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। धीरे उसका सिर विंडो की तरफ स्लिप हो रहा था। उसका सिर खिड़की से टकराने वाला ही था कि फौरन सिद्धार्थ ने अपना हाथ लगा लिया। उसका सिर सिद्धार्थ के हाथ पर जाकर टकरा गया, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। 2 सेकंड तक वो उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ से धीरे से उसका सिर वापस पीछे करते हुए अपने कंधे पर रख लिया।
अब वो उसके कंधे पर सिर रखे हुए आराम से सो रही थी। उसके सोते हुए भोले से चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा दिया। जब बस बिस्वा तक पहुंची तो सिद्धार्थ ने आलिया को जगाया और वो दोनों ही बस से नीचे उतर गए और बस आगे चली गई। अब 2 किलोमीटर और पैदल जाना है, आलिया ने बुझे मन से कहा। थकान और नींद की वजह से उसका एक कदम भी चलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलना तो पड़ेगा। आलिया भारी कदमों से चलने लगी। तभी उसके सामने एक शानदार पॉश कार आके रुकी और उसमें से एल्बर्ट बाहर निकला। उसको देखते ही आलिया पहचान गई। इसी कार पर तो उसने स्क्रैच लगाया था और इसी ड्राइवर ने उसको डांटा भी था। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला और आलिया का हाथ पकड़कर अंदर बैठा लिया और खुद भी बैठ गया। ये अंकल कहाँ से आ गए? इनको कैसे पता चला कि हम इधर से ही आ रहे हैं? आलिया ने बड़े हैरानी से पूछा। सिद्धार्थ आराम से आंखें बंद कर सिर पीछे टिकाकर बैठा हुआ था। आंखें बंद किए हुए ही उसने बोला, इनको मैंने बुलाया है। तुमने कैसे बुला लिया? तुम्हारे पास तो फोन था ही नहीं और मेरा फोन ऑफ है। मैंने बस में बगल में ही बैठे हुए एक पैसेंजर से कहा कि वो एक कॉल करने के लिए अपना फोन मुझे दे। फिर मैंने एल्बर्ट को कॉल करके ही अपनी लोकेशन बताई और फौरन ही उन्हें बुला लिया। फिर उसने अपनी आंखें खोल दी और आलिया से पूछा, आलिया, तुमने अभी तक उसका मतलब नहीं बताया मुझे। किसका मतलब? उसने पूछा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, जो तुमने सुबह मुझसे कहा था कि तुम अब से कभी भी मेरी बुराई नहीं करोगी और हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आओगी, क्योंकि तुम तो मेरी एंटी फैन हो ना। मेरी बुराई करना तो तुम्हारा काम है। आलिया ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा। कब कहा? मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया। तुमने शायद कुछ गलती सुन लिया होगा। और तुरंत ही आलिया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए अपनी बजाव में बोला, सिद्धार्थ, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सिद्धार्थ एकदम सीरियस हो गया। क्या कहा? मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? मिस आलिया, मेरे पास प्रूफ है। और वैसे भी तुम्हें हमेशा से युवराज ही पसंद है और ये तो सब जानते हैं कि युवराज और स्टारडम नाइट्स के आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी और उनके फैंस के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। आलिया की पोल खुल चुकी थी। वो अपने सबसे बड़े फैन के सबसे बड़े दुश्मन के साथ बैठी थी और कोई दोनों को एक साथ पसंद करे इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी और जानबूझकर बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया था। उसकी चोरी अब पकड़ी गई थी। उसने धीमी सी आवाज में सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, मेरा मतलब सर, आई एम सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे पीटेंगे तो नहीं ना? सिद्धार्थ उसके इस अचानक से बदले हुए रूप को देखकर उसको घूरने लगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपके बारे में ऐसी अफवाहें नहीं फैलाऊंगी और ना ही कभी सोशल मीडिया पर कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करूंगी। अब मैं आपकी फैन बनकर रहूंगी, आई प्रॉमिस। सिद्धार्थ जानबूझकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने दोनों हाथों की उंगलियां चटकाते हुए बोला, जैसे अब आलिया की हड्डी भी ऐसे ही चटकाने वाला है। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ कि तुम सच बोल रही हो। आलिया ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वो अपनी किस्मत को थैंक्स कह पाती, सिद्धार्थ ने जो कहा वो सुनकर जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। देखते हैं कि तुम कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ। इसलिए अब मुझे तुम्हें अपने साथ युवराज की रिकॉर्डिंग पर ले जाने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सेमेस्टर में 80% मार्क्स लाऊंगी तो तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे। सिद्धार्थ अपनी उंगलियों से उसका सिर पीछे धकेलते हुए बोला, तुम मेरे लिए बिल्कुल किसी टाइम बम की तरह हो, समझी? मैं तो तुम्हें एक असिस्टेंट की तरह अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरी एंटी फैन हो। तुमको अपने साथ ले जाने से मेरा क्या फायदा है? लेकिन मैं अब तुम्हारी एंटी फैन नहीं हूँ। आलिया ने फिर से रिक्वेस्ट की। सिद्धार्थ पर उसकी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं दिखा। वो बोला, ठीक है, देखते हैं। फिर ड्राइवर को आलिया के घर पर ड्रॉप करने के लिए बोला।
घर पहुंचकर उसने बैक सीट से अपनी कैप उठाकर पहन ली और अपना चेहरा ढक के आलिया के साथ अंदर चला गया। रास्ते में ही उसने कॉलेज को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो दोनों सेफ हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। आलिया के पापा को जब ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों को अपने सामने सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आ गई। अपनी बेटी से लिपट कर वो रो पड़े। उस दिन कैफे बंद था। आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछा, कहाँ चली गई थी तुम? कैसी हो आलिया? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। आलिया ने मुस्कुराकर उनको शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स पापा, देखिए आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मुझे बचाते हुए सिद्धार्थ को थोड़ी चोट लग गई थी। उसकी बात सुनते ही वो शॉक्ड हो गए। फिर उससे बोले, बेटा थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी बेटी की जान बचाई। फिर फौरन आलिया से बोले, जाओ जल्दी मेरी मेडिकल किट लेकर आओ। सिद्धार्थ बेटा कहाँ चोट लगी है, बताओ मुझे, कहीं कोई घाव तो नहीं हुआ? आलिया 1 मिनट में मेडिकल किट लेकर आ गई। उसकी चोट को देखकर वो बोले, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन 2-3 जगह कुछ खरोंचे लगी हैं। फिक्र मत करो, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ और कुछ दवाई दे देता हूँ, उसको ले लेना, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन घाव को सूखा रखना ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रशांत जी की बातों और उनके चेकअप करने के तरीके को देखकर लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो। वो सोचने लगा, आखिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर एक कैफे शॉप क्यों चला रहा था? ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसको बिल्कुल खामोश देखकर प्रशांत जी को लगा कि शायद उसको उन पर भरोसा नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा फिक्र मत करो, अगर तुम्हें सही ना लग रहा हो तो हॉस्पिटल में भी चेकअप करा सकते हो। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि कोई खास चोट नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बस एक पेन किलर और एंटीबायोटिक ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। बाकी ड्रेसिंग तो आपने कर ही दी है। थैंक यू अंकल। सिद्धार्थ ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अरे बेटा थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि जो मैं कभी नहीं चुका सकता। जब आलिया वो मेडिकल किट वापस रखने गई तो सिद्धार्थ ने प्रशांत जी से पूछा, अंकल एक बात बताइए, क्या आलिया बचपन से कभी पानी में नहीं गिरी थी? ये सवाल वो उनसे काफी पहले पूछना चाह रहा था पर कभी पूछ नहीं सका, लेकिन उस पानी वाले हादसे के बाद ये सवाल पूछना अब जरूरी हो गया था। कुछ चीजें थी जिनका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कुछ सस्पेंस आया। आखिर सिद्धार्थ का ये पानी वाले इंसिडेंट पर इतना फोकस क्यों है? आपको याद होगा पहले भी जब आलिया ने कहा था कि उसे पानी से डर लगता है, तब सिद्धार्थ चौंक गया था, है ना? पक्का इसका कुछ तो कनेक्शन है। आपकी तरह मैं भी अब बेसब्री से जानने चाहती हूँ कि क्या। तो चलिए अगला चैप्टर सुनते, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 62, दूसरा सरप्राइज। प्रशांत जी उसके सवाल पर बिल्कुल चुप हो गए। फिर 2 सेकंड बाद मुस्कुराते हुए बोले, नहीं तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तुम चाहो तो आलिया से खुद पूछ लो। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चले गए। शायद वो किसी बात को टालना चाह रहे थे। आलिया वहीं पास के सोफे पर बैठी सैंडविच खा रही थी। सिद्धार्थ के उस सवाल पर वो लापरवाही से अपना सिर हिलाकर मना करते हुए बोली, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो तैरना तक नहीं आता, फिर मैं स्विमिंग क्यों करूंगी? मैं तो किसी पूल के पास तक नहीं जाती। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा भावहीन हो गया। इतने सालों से वो उसको ढूंढता रहा,
एक हल्की सी उम्मीद जो बाकी थी, आज वो भी खत्म हो गई थी। उस दिन जब आलिया से उसकी कार पर स्क्रैच लग गया था, तो उसने जब उसकी दो बड़ी काली आंखें देखी, जो उसको एक खास इंसान की याद दिला गई। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि उसका पीछा करके उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाएगा। छानबीन करवाने से उसको पता चला था कि आलिया वो शख्स हो सकती है जिसको वो इतने सालों से ढूंढता फिर रहा था। ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल ये सोचकर बहुत खुश भी था कि अब जल्द ही उसकी तलाश पूरी हो जाएगी। उसने अपने मैनेजर से कहकर अपने ग्रुप के लिए एक्सेल कॉलेज में फिर से ज्वाइन करने के लिए अरेंजमेंट करवा लिए। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। सिद्धार्थ ने ना सिर्फ आलिया का कॉलेज ज्वाइन किया, बल्कि उसी के सेक्शन में एडमिशन लिया। अब वो दोनों क्लासमेट थे और आलिया इन सब से बेखबर थी, जबकि वो इस प्लान का हिस्सा थी। लेकिन ऊपर वाले ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया। जिसको वो इतनी शिद्दत से आज तक ढूंढ रहा था, वो आलिया है ही नहीं। क्या तुम्हें ये चाहिए? आलिया अपने हाथ में उसके लिए एक सैंडविच लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ ने उसको बिल्कुल अजनबियों की तरह देखा, जैसे उसको पहचानता ही ना हो। उसकी आंखों में उसके लिए जरा सा भी लगाव नहीं दिखा, बल्कि न जाने क्या सोचकर गुस्से से भर गया। उसका ऐसा रूप आलिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो ये देखकर बिल्कुल कांप गई। मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल सच सच बताना। क्या तुम कभी पानी में नहीं गिरी हो? उसने एक एक शब्द को जोर देकर पूछा। आलिया उसका ये बिहेवियर देखकर हैरान थी। वो भोलेपन से सिर हिलाकर मना करते हुए बोली, नहीं, मैं पहले कभी पानी में नहीं गिरी हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? उसके बाद सिद्धार्थ ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वो डर कर एक कदम पीछे हट गई और वो सैंडविच उसके हाथ से छूटकर गिर गया। वो मुड़ा और बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। सिद्धार्थ के रूखे बिहेवियर से आलिया का मूड ऑफ हो गया। वो अपने रूम में जाकर सो गई। 2 दिन की भारी थकान की वजह से वो काफी देर तक सोती रही और उसको सोते सोते शाम हो गई। वैसे उसको कोई चोट नहीं लगी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचा लिया था। फिर भी जब शाम को वो उठी तो उसके पूरे बदन में तेज दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि नीचे जाकर थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेगी, लेकिन नीचे जाने से पहले ही सीढ़ियों पर उसे सिद्धार्थ मिल गया। उसने उसको बाहर जाते हुए देखकर पूछा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना? ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी कैप एडजस्ट करते हुए बोला, मुझे एक जरूरी काम से कंपनी के ऑफिस जाना है। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर चुप रह गई। उसके पीछे पीछे वो भी नीचे उतरी। जैसे ही सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, उसने अपने सामने एक मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। हेलो सिड, अभी तक जिंदा हो? सामने अर्नब बैठा हुआ था और वो वही जानी पहचानी शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। उसको अचानक अपने सामने देखकर सिद्धार्थ 2 सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया, लेकिन उसी की तरह कटाक्ष करते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे अभी तक जिंदा देखकर तुम्हें काफी अफसोस हो रहा होगा, है ना? सिद्धार्थ की बात पर अर्नब हंसा। तुम तो मुझे हमेशा ही डिसअपॉइंट करते हो। इसमें नई बात क्या है? मैं तो यहाँ पर आलिया से मिलने आया था। सिद्धार्थ के पीछे खड़ी आलिया से उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम कैसी हो आलिया डियर? ठीक हो ना? मैंने सुना कि सिद्धार्थ ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा लिया। चलो, अच्छी बात है कि तुम जिंदा बच गई। वैसे ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। कहते हुए उसने फूलों का एक बुके उसको पकड़ा दिया। आलिया ये सोचकर घबरा गई कि उसकी इस हरकत से कहीं फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई न शुरू हो जाए। इसलिए वो उसको बाहर जाने के लिए फोर्स करते हुए बोली, मुझे या तुम्हारे ग्रीटिंग्स और फ्लावर्स की जरूरत नहीं है। तुम अब जा सकते हो, बाय। उसने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। आलिया, कितनी गलत बात है। घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है क्या? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह मेहमान को बाहर थोड़ी निकाला जाता है। कहते हुए अर्नब हंसने लगा। आलिया समझ गई कि यह जानबूझकर सिद्धार्थ से उलझने आया है। वो उससे फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम इस टाइम ट्रेनिंग कैंप में होना चाहिए।
अर्नब उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। ट्रेनिंग कैंप? हो, अभी मेरा वहां जाने का मूड नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं एनसीसी ट्रेनिंग कैंप में इसलिए गया था क्योंकि तब मेरा मूड था, और फिलहाल अब मेरा मूड नहीं है, इसलिए कोई भी मुझे वहां जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैं हमेशा कोई भी काम सिर्फ तभी करता हूँ जब मेरा मूड होता है। सिद्धार्थ ने आलिया का हाथ पकड़कर उसको अपने पीछे कर लिया और सामने आकर अर्नब की आंखों में घूरते हुए बोला, अभी तुम्हारा मूड हो या ना हो, यहाँ से दफा हो जाओ अभी इसी वक्त। मैंने सुना है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे नकेल कसने के लिए वापस आ रहा है। सिद्धार्थ के मुंह से यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उस पर उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए कहा, सिद्धार्थ यू बास्टर्ड, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसको धमकी देकर वो बाहर निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सिद्धार्थ की एक ही लाइन से अर्नब की सारी हेकड़ी निकल गई और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ये देखकर आलिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको लग रहा था कि अब दोनों के बीच में झगड़ा जरूर होगा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसको वहां से चलता कर दिया। वो इम्प्रेस होकर सिद्धार्थ से बोली, वाह सिद्धार्थ, तुमने तो उसे इतनी आसानी से भगा दिया। वाह, मान गई तुमको। अपनी तारीफ सुनकर भी सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो उसकी तरफ देखकर शांति से बोला, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छा, एक मिनट रुको। आलिया ने पीछे से उसको आवाज देकर रोका। तुम्हारी पीठ में दर्द है तो एक्सरसाइज मत करना और ना ही कोई स्ट्रेस लेना, और अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना। और कुछ? और तुम वापस आओगे ना? आलिया को खुद नहीं पता कि उसने उससे ऐसा क्यों पूछा, लेकिन न जाने क्यों उसको ये महसूस हो रहा था कि वो उसको छोड़कर जाएगा। उसके वो पूछने पर सिद्धार्थ थोड़ा रुका, फिर तेजी से बाहर निकल गया। आलिया को ये भी नहीं पता कि उसने जाते हुए उसकी बात सुनी या नहीं। आलिया वापस अंदर आ गई और अपना बाकी सब काम निपटाकर फ्री होकर अपना फोन उठाया और जाकर बेड पर लेट गई और हमेशा की तरह गॉसिप और चैटिंग के लिए फेसबुक खोला। तभी उसको एक होस्ट पार्टी का नोटिफिकेशन आया जिसमें स्टारडम नाइट ग्रुप का प्रोडक्शन हाउस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। किसी ने ये न्यूज वायरल कर दी थी कि सिद्धार्थ कॉलेज के ट्रेनिंग कैंप में झरने से नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया है। ये सुनकर उसके फैंस बहुत ज्यादा उग्र हो गए, इसलिए ये प्रोडक्शन हाउस कंपनी को सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अब उस होस्ट पार्टी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तभी उसको मीडिया के सामने सिद्धार्थ भी नजर आया। ड्रेस और हेयर स्टाइल चेंज करके वो बिल्कुल रिफ्रेश लग रहा था। उसकी मैनेजर सिस्टर रोमा ने उन सभी को अफवाह बताया और मीडिया से कहा कि उन सुनी सुनाई अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन रिपोर्टर शायद अकेले रोमा के तर्कों से संतुष्ट नहीं थे, तो उनमें से एक ने सिद्धार्थ से पूछा, मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप सच में घायल हो गए थे? तो अब आप स्टेज पर कैसे परफॉर्म करेंगे? क्या आप लाखों फैंस का दिल तोड़ने वाले हैं? क्या आप अब सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको बदनाम करने की साजिश है या कंपनी का क्राइसिस मैनेजमेंट है? एक साथ सभी रिपोर्टर्स ने सवाल की झड़ी लगा दी। सिद्धार्थ उनमें से किसी का जवाब देने की जगह हल्के से मुस्कुराया और रोमा ओबरॉय ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सभी सवालों के जवाब अपने स्टाइल से देने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं सिद्धार्थ ओबरॉय। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सभी रिपोर्टर्स हैरान हो गए। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फैन मीटिंग बनने जा रही है? सिद्धार्थ के स्टेज पर आते ही स्टाफ ने उसको एक हेडफोन, माइक और एक गिटार दे दिया और फास्ट बीट पर म्यूजिक बजने लगा और उसने स्टारडम नाइट का फेमस डांस सॉन्ग जब प्यार होता है गुनगुनाना शुरू किया। उसकी लाइव परफॉर्मेंस देखकर आलिया को एक झटका लगा। वो तो इतनी बुरी तरह से घायल था, उसको तो इस वक्त रेस्ट की जरूरत थी। क्या उसको स्टेज और लाइव परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिद्धार्थ का दिल टूट गया है। जो वो आलिया में ढूंढ रहा था उसको नहीं मिल पाया। क्या सिद्धार्थ और आलिया की लव स्टोरी बस यहीं तक की थी? जानने के लिए जरूर सुनिए चैप्टर 63 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।
हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 63 लाइव इन कॉन्सर्ट। आलिया बेचैनी से सांस रोके हुए उस वीडियो को देखने लगी। सिद्धार्थ ने गिटार पर ट्यून बजाते हुए और साथ में ही कठिन स्टेप्स करते हुए डांस परफॉर्म करना शुरू किया। लगातार डिफिकल्ट स्टेप्स करने के बाद भी किसी भी तरह से उसके चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी और लास्ट नोट के साथ उसने पूरे परफेक्शन के साथ अपना गाना पूरा खत्म किया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और इसी के साथ उसकी इंजरी की अफवाह भी खत्म हुई। फिर मीडिया के सामने कुछ शब्द कहने के बाद वो स्टेज से चला गया और उसकी तरफ से बाकी के सवाल मिस रोमा हैंडल करने लगी। जब सिद्धार्थ बैक स्टेज गया तो उसको पीले बालों वाला एक आदमी मिला। उसने उसको देखकर अपनी भौं चढ़ाकर उससे पूछा, हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? इसके अलावा सिद्धार्थ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इतने सालों के बाद आज उसके घायल हो जाने की खबर से किसको मतलब था? उस पीले बालों वाले व्यक्ति ने सिद्धार्थ के पास आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, थोड़ा आराम करो, अभी तो तुम बच्चे ही हो, खुद को इतना ज्यादा सख्त दिखाने से कोई फायदा नहीं। सिद्धार्थ अपने होठों पर एक स्माइल लाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। उसने ये रास्ता खुद चुना है। अब चाहे कितनी भी तकलीफें और मुश्किलें इस रास्ते पे आए, उसका सामना मुझे अकेले ही करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और उससे बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिलहाल नीचे चलो, अंकल ने तुम्हें बुलाया है, कुछ बात करनी है। वो इस बिल्डिंग के बाहर एंट्रेंस पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक नाराजगी सी छा गई। फिर भी वो बिना कुछ बोले उसके साथ चल दिया। चोट की वजह से उसके पीठ में अब दर्द उठने लगा था, लेकिन जरा सा भी दर्द उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद उसने एंट्रेंस गेट पर खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे अंदर जाकर बैठ गया। अंदर एक टक्सीडो पहने हुए, महंगा सिगार मुंह में दबाए हुए, लगभग 50 साल का, शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक नामी आदमी बैठा था, जिसका नाम था धनराज ओबरॉय। सिद्धार्थ को देखते ही नाराज होकर बोला, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? ये कैसी कैसी अफवाहें तुम्हारे बारे में फैल रही हैं? कॉलेज में कैंप, तुम झरने से गिर गए, क्या है ये सब? क्यों, आपने पता नहीं करवाया? मैं झरने से गिरा नहीं था, बल्कि कूदा था, उसने बिल्कुल सख्त लहजे में जवाब दिया। धनराज ने आज का न्यूज़पेपर निकालकर उसके सामने फेंकते हुए गुस्से में कहा, देखो इसे, कितनी बार मुझे तुम्हें इस तरह से समझाना पड़ेगा? मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दी है कि तुम बार बार खुद को इस तरह से खतरों में डालते रहो। मैं बस अपने काम से मतलब रखता हूँ, सिद्धार्थ बोला। धनराज एक सेकंड के लिए शांत होकर फिर थोड़ी नरमी से बोले, मैं जानता हूं अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुबार है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अकेला सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं था। क्या मैं एक अजनबी को बचाने के चक्कर में तुमको मर जाने देता? ये शब्द सुनते ही सिद्धार्थ ऐसे बेफर पड़ा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वो गुस्से से बोला, क्या मैंने आपको मुझे बचाने के लिए कहा था? मैं जीऊंगा या मरूंगा, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? किसने दिया आपको यह हक? उसकी तेज आवाज सुनकर धनराज का मूड खराब हो गया। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए इतना बड़ा किया ताकि तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करो? धनराज की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनको 2 सेकंड तक घूर कर देखा और तेजी से कार का दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। वहां से निकलकर वो अपनी पॉश कार में बैठ गया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलूं सर? वापस कपूर कैफे चलो। ये कहकर सिद्धार्थ ने गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। शायद अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसके कंधे और पीठ की चोट के दर्द से कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में हो रहा था। रोल्स रॉय में बैठे हुए धनराज ओबरॉय ने उस ब्लैक पॉश को अपने सामने से निकलकर जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। इतने साल हो गए, आज तक सिद्धार्थ ने मुझको पापा कहकर नहीं बुलाया।
क्या सच में सारी गलती धनराज ओबरॉय की थी? यहाँ सिद्धार्थ के जाने के बाद आलिया की भूख उड़ गई। बस थोड़ा सा ही खाकर वो डिनर टेबल से अपनी प्लेट लेकर उठ गई और बोली, मेरा डिनर हो गया, मैं जरा थोड़ी वॉक करके आती हूँ। प्रशांत जी और कार्तिक ये देखकर सरप्राइज थे कि ये उसको अचानक क्या हुआ। अपनी जैकेट उठाकर वो एक साथ कई सीढ़ियां उतरते हुए भागती चली गई। वो टैक्सी बुलाकर कहीं दूर जाना चाहती थी। आलिया का मन कर रहा था कि बस वो चलती ही चली जाए और ये रात कभी खत्म ना हो। सिद्धार्थ उसके दिमाग में न जाने कैसा बोझ डालकर चला गया था। जैसे ही उसने एक झटके में मेन दरवाजा खोला, वो स्लिप हो गई और उसको गिरते हुए दो मजबूत हाथों ने संभाल लिया। जब ऊपर उसने देखा तो सिद्धार्थ ने अपनी बाहों में उसको थामा हुआ था और उसकी आंखों में घूरते हुए एक स्माइल करके बोला, इन छोटी छोटी टांगों से तुम इतना तेज कब से भागने लगी? आलिया उसको वापस आया देखकर तो जैसे पल के झपकाना ही भूल गई। उसे उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार हुआ था कि उसने सिद्धार्थ के कमेंट का जवाब नहीं दिया था। सिद्धार्थ के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल थी। आलिया को लग रहा था कि सिद्धार्थ अब वापस नहीं लौटेगा। इतने दिनों का साथ एक झटके में खत्म होने के बारे में सोच सोचकर उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब उसको वापस अपने सामने देखकर आलिया के दिल में भी एक अजीब सी हलचल होने लगी। सिद्धार्थ, वो उसको देखते हुए हल्के से बुदबुदाई। सिद्धार्थ ने भी उसके इस बिहेवियर को देखते हुए बोला, जब उसने उससे जाते हुए पूछा था कि वो वापस लौटेगा कि नहीं, तब से सिद्धार्थ का दिल भी बेचैन था। इसलिए सब जरूरी काम निपटाकर वो वापस उसी के पास लौट आया। सिद्धार्थ को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उसके चले जाने के बाद सिर्फ अकेले सिद्धार्थ का ही बुरा हाल नहीं, बल्कि आलिया के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। You idiot, tougher, stupid! आलिया ने उछलकर उसके सिर पर मारा। सिद्धार्थ एक सेकंड के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गया। क्या ये कोई सपना था? क्या आलिया ने बिल्कुल अभी अभी उसके सिर पर मारा? इससे पहले कि आलिया अगली बार मारती, सिद्धार्थ ने उसकी छोटी सी नाजुक कलाई को पकड़ लिया और धीरे से घुर्राते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही हद से आगे नहीं बढ़ रही हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी? क्या मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो तुम? यार, दिस इज वेरी क्यूट। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सेटिस्फैक्शन सा मिल रहा है कहानी सुनकर। क्या आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है? एक बात तो तय है, कभी कभार जब कोई चीज पास होती है तब उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, लेकिन जब उसके दूर जाने का डर होता है ना, तब समझ में आता है कि वो कितनी जरूरी है ना? कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी आगे बढ़ाते और सुनते हैं चैप्टर 64, घर वापसी। आलिया रुआसी होकर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इंजरी का ध्यान रखना है। पहले ही तुम्हें इतना दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि रेस्ट करना और कोई भी एक्सरसाइज मत करना। क्या जरूरत थी स्टेज पर इतना डिफिकल्ट डांस करने की? लेकिन तुमको तो सुनना नहीं है, बस शो ऑफ करना है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे उन बेचारे फैंस का क्या होगा? तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ इतनी लंबी चौड़ी डांट को बड़ी देर तक सुनता रहा। क्या ये लड़की सच में उसकी परवाह करने लगी थी? लेकिन उसकी बात पर भड़कने की बजाय उसने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, अफवाहों को रोकने के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो और भी ज्यादा गॉसिप शुरू हो जाती। अब आसानी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो उसको और ज्यादा पेचीदा बनाने की क्या जरूरत है? उसका लॉजिक सुनकर आलिया चुप हो गई, लेकिन शांत वो अभी भी नहीं हुई थी। उसने फिर से उसकी तरफ अपने भौएं चढ़ाकर देखा और बिल्कुल किसी छोटे कद की नकचड़ी बीवी की तरह ऑर्डर देते हुए बोली, चलो अब जल्दी ऊपर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। कहकर वो ऊपर भाग गई। इस बार सिद्धार्थ की भी हंसी छूट गई। ऊपर आके फ्रेश होकर वो डिनर टेबल पर बैठा। कार्तिक ने आलिया से पूछा, तुम तो वॉक के लिए गई थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? हाँ, अब मेरी वॉक हो गई इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है,
मैंने स्नोई को तुम्हारे रूम में रख दिया है, तुम उसको खाना खिला देना। तब तक आलिया अपने रूम में जा चुकी थी। कुछ ही सेकंड के बाद आलिया की चीख से पूरी छत हिल गई। वाकई एक भी ऐसा दिन गुजरना मुश्किल था जब कार्तिक आलिया को तंग ना करता हो। सिद्धार्थ ये देखकर मुस्कुरा दिया। उसने बस कुछ ही बाइट खाया था और फिर ऊपर आ गया। ऊपर अपने रूम में आने के बाद उसने अपनी शर्ट उतारी और टॉपलेस होकर आईने के सामने खड़े होके अपने घाव को चेक करने लगा। छूने से अब उनमें और ज्यादा दर्द होने लगा था। स्टेज पर हाई स्टेप करने की वजह से कई जगहों पर ड्रेसिंग खुल चुकी थी। उसने अपने कमर के घाव में तो जल्दी जल्दी ड्रेसिंग कर ली, लेकिन पीठ के घाव तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तभी उसने बाहर हॉल में आलिया की चीख सुनी। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो आलिया पूरे हॉल में भाग रही थी और स्नोई उससे खेलने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जैसे कह रहा हो, मियाओ मियाओ, आओ मेरे साथ खेलो। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा तो वो चिल्लाते हुए उसके पीछे जाकर छुप गई। सिद्धार्थ प्लीज बचा लो मुझे सिद्धार्थ। एक तरफ उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पीछे भागता हुआ दूध जैसा सफेद बालों का एक छोटा सा स्नोई बहुत ही क्यूट लग रहा था। तुम इस छोटी सी बिल्ली से डर रही हो? मुझे नहीं लगता कि तुमको किसी हेल्प की जरूरत है, इससे तो तुम खुद ही निपट लोगी। आलिया सिद्धार्थ के गले से लिपट कर बोली, नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, इसको मुझसे दूर रखो प्लीज सिद्धार्थ। स्नोई दौड़ कर आकर आलिया के पैरों में बार बार लिपट रहा था। आलिया भी डर से चीख रही थी। आलिया गिड़गिड़ा कर सिद्धार्थ से बोली, प्लीज मुझे बचा लो इससे, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी सिद्धार्थ, प्लीज 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 प्लीज। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, और स्नोई को उठाकर दूसरे रूम में ले गया और उसके बाउल में थोड़ा सा दूध दे दिया। स्नोई आराम से बैठकर दूध पीने लगा। आलिया अभी भी सिद्धार्थ के कमरे के दरवाजे के पीछे ही छुपी उसको देखे जा रही थी। सिद्धार्थ वापस अपने कमरे में आया और बोला, बाहर आ जाओ, अब सेफ हो तुम। आलिया ने एक हाथ अपने सीने पर रखकर अपना सिर पीछे दरवाजे से टिका लिया और राहत की सांस ली। हालांकि अभी तक उसने सिद्धार्थ के गेटअप पर नोटिस नहीं किया था। अब जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो उसकी नजर टॉपलेस सिद्धार्थ पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। लंबी चौड़ी शेफ्ड बॉडी और सिक्स पैक एब देखकर आलिया एक सेकंड के लिए तो बिना पलके झपकाए ऐसी खड़ी की खड़ी ही रह गई, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया। ना तो वो कुछ रिएक्ट कर पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। बस एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, ओह माय गॉड, ये बिना शर्ट के क्या कर रहा है? कोई उसको बताए कि वो अपने रूम में बिना शर्ट क्या कर रहा है। इसका मतलब कि जब वो स्नोई से डरकर सिद्धार्थ के सीने से लिपट गई थी तब वो टॉपलेस था। ये सोचकर शर्म से उसके दोनों कान गर्म हो गए और गाल बिल्कुल सुर्ख लाल हो गए। वो अभी भी बिना पलके झपकाए खड़ी एकटक उसको देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछा, आलिया कहाँ खो गई? स्नोई को मैंने हटा दिया है, अब वापस नॉर्मल हो जाओ। वो जैसे एकदम से किसी नींद से जागी। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो अपने सिर पर 2-3 चपट मारते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ? अपने सिर पर क्यों मार रही हो? तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू गिर गया है क्या? वो मजाक उड़ाता हुआ हंसने लगा। आलिया ये देखकर भड़कते हुए उससे बोली, तुम हमेशा बिना शर्ट के क्यों घूमते रहते हो? सिद्धार्थ हंसते हुए चुप हो गया। उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि शायद उसे कुछ उल्टा सीधा कहेगा, लेकिन उसने उसी के टोन में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हर बार बिना नॉक किए मेरे रूम में क्यों आ जाती हो? आलिया जवाब के बदले उल्टा सवाल सुनकर चुप हो गई। सिद्धार्थ आगे बोला, वैसे भी मैं यहाँ पर रहने का पूरा रेंट देता हूँ, तो अब ये मेरा पर्सनल रूम है और कोई भी अपने पर्सनल रूम में जैसे चाहे वैसे रह सकता है। इसमें किसी को कोई बोलने का हक नहीं है। सिद्धार्थ खामोश हो गया, लेकिन उसको भी यह एहसास हो रहा था कि अपनी चोट की ड्रेसिंग करने से पहले उसको दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था। ये सोचकर वो पहनने के लिए वार्डरोब से दूसरी शर्ट निकालने लगा। आलिया ने सोचा कि इससे पहले कि और कोई लेक्चर सुनने को मिले
उसको फटाफट वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, उसकी नजर सिद्धार्थ की पीठ पर पड़ी। उसकी पीठ पर बहुत सारे लाल रंग के रैशेस थे और कुछ घाव भी थे, जिनको शायद अभी खोला गया था। उसकी टेबल पर पड़ी बैंडेड के बंडल और एंटीबायोटिक दवाइयों का ढेर लगा देखकर वो समझ गई कि वो अपनी चोट की ड्रेसिंग कर रहा था। आलिया सिद्धार्थ की पीठ पर लगे घाव को और घूर घूर कर देखने लगी और ये भूल गई कि अभी कुछ मिनट पहले उसको कितनी शर्म आ रही थी। सिद्धार्थ, अभी तक तुम हॉस्पिटल नहीं गए? उसने पूछा। सिद्धार्थ ने पलटकर उसको देखा और ना में सिर हिला दिया। तो तुम इतने गहरे घाव होने के बाद भी कॉन्सर्ट में क्यों गए? उसकी आवाज में डांट के साथ साथ एक अपनापन भी था। मैंने मना किया था ना कि जब तक चोट ठीक ना हो जाए तब तक कोई हल्की एक्सरसाइज भी मत करना, और तुम तो स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। फिर वो उसके पास आकर बोली, रुको एक मिनट, हिलना मत, मैं अभी तुम्हारा घाव की ड्रेसिंग कर देती हूँ। सिद्धार्थ उसका ये कमांड सुनकर एक पल के लिए सकते में आ गया। न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि वो उसको चाह कर भी मना करने के लिए कुछ बोल नहीं पाया। अपने पापा से सीखकर आलिया काफी उम्र में ही ड्रेसिंग करने में माहिर हो गई थी। उसने फटाफट घाव पर पहले से ही लगे हुए बैंडेड को हटाया और एंटीबायोटिक से घाव को साफ करने लगी। उसकी ठंडक के साथ साथ उसके नर्म हाथों की ठंडक भी उसको महसूस हो रही थी। लेकिन घाव पर एकदम से कॉटन के लगने से वो चौंक उठा। आओ, ओह, आई एम सॉरी सॉरी, अच्छा मैं धीरे धीरे करूंगी। ये कहकर वो हल्के हाथ से घाव साफ करने लगी और ऊपर से धीरे धीरे मुंह से फूंकने भी लगी ताकि दर्द का एहसास ना हो। लेकिन उसकी फूंक से हवा की सेंसेशन से वो बेचैन होने लगा। अब उससे सहन नहीं हुआ तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और आलिया का हाथ पकड़कर अपने रूम के दरवाजे से बाहर तक ले गया और बिल्कुल रूखे लहजे में बोला, बस अब बाकी मैं खुद कर लूंगा, तुम जा सकती हो। आलिया ने जब उसका ये रूखा बिहेवियर देखा तो वो नाराज होकर बोली, अरे तुम पागल हो क्या? अगर घाव में इन्फेक्शन हो गया तो? अगर अपनी ये अगर मगर बंद करो और जाओ यहाँ से, होने दो इन्फेक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ की दोनों भौएं तनी हुई थी। उसका बात करने का ये तरीका आलिया को बहुत नागवारा गुजरा। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, अगर हेल्प नहीं चाहिए तो बोल दो, भाड़ में जाओ। ये कहकर वो गुस्से से नीचे उतर आई। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और उस पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके काफी देर तक खड़ा रहा। पता नहीं उसके दिल में कौन सी उलझन थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस घटना के बाद कई दिनों तक उन दोनों के बीच बोलचाल लगभग बंद ही रही। कॉलेज के ट्रेनिंग कैंप से लौटने के बाद काफी दिनों तक वो दोनों घर पर ही रहे और रेस्ट किया। जब 10 दिनों का कैंप खत्म हुआ, उसके 2 दिन बाद नया सेमेस्टर शुरू हो गया। कई दिनों तक घर पर रेस्ट करने के बाद कॉलेज जाना काफी रिफ्रेशिंग था और आलिया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी थी। ये कहानी में कुछ अजीब सा ट्विस्ट आया। क्या लगता है आपको, सिद्धार्थ का ये कंफ्यूजन क्लियर होगा और क्या आलिया को एहसास होगा कि वो उससे प्यार करने लगी है? जानेंगे अपने अगले चैप्टर 65 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। वक्त है कहानी को आगे बढ़ाने का और सुनने का। चैप्टर 65, खुशी में भी गम। सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप खोला और कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगिन करके रिजल्ट सेक्शन में जाकर सबसे पहले आलिया का रोल नंबर डालकर चेक किया कि उसने 80% मार्क्स स्कोर किए थे या नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में उसके ओवरऑल 82% मार्क्स थे। उसके रिजल्ट का स्टेटस चेक करने के बाद उसने लॉग आउट करके चुपचाप लैपटॉप रख दिया। ओह वाओ, मेरे सिद्धार्थ ने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया है। मेरा हीरो ईशान 3rd पोजीशन है। ओह नो, रोहित 7th पर है। ओह माय गॉड, मेरा स्टारडम नाइट सबसे बेस्ट है। चारों तरफ बस स्टारडम नाइट ग्रुप की ही बात हो रही थी। कॉलेज में सभी की बातें सुनकर
आलिया को भी अब लगने लगा कि जिन तीनों स्टार्स के पूरे पूरे कॉलेज में चारों तरफ चर्चे हो रहे थे, वो तीनों तो उसी के घर में ही रह रहे थे और उसको उनकी कोई कदर नहीं थी। वो तीनों ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। आलिया यही सोच रही थी कि वो तीनों एक साथ गुड लुकिंग और जीनियस कैसे हो सकते हैं। सुमन के 89% मार्क्स थे। सुमन के 89% मार्क्स थे, लेकिन वो इतने ज्यादा परसेंटेज आने से खुश नहीं थी, बल्कि इस बात से दुखी थी कि अगर 1% और आ जाता तो पूरा 90 हो जाता। उसने आलिया को ताना मारते हुए पूछा, क्यों आलिया, तुम्हारे 50% मार्क्स है या उससे भी कम? मैं अभी चेक कर रही हूँ। रॉकी, तुम्हारे कितने हैं? वो असल में एग्जाम टाइम में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो पूरी तैयारी नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी मैं 40.2% लाया हूँ। है ना कमाल की बात? सुमन उसकी बात सुनकर उसके सिर पर बुक से मारते हुए बोली, बेवकूफ कहीं के, 40% तो पासिंग परसेंटेज ही है, उससे बस 0.2% ही ज्यादा है, तो इसमें क्या कमाल कर दिया तुमने? अरे मेरी बात छोड़ो, आलिया तुम बताओ तुम्हारे कितने आए हैं? आलिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप चार्ट में चेक करने लगी। तभी अचानक अपना नाम देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। वाओ, डिक्टेंशन कैटेगरी में मेरा नाम भी है, मेरे 82% आए हैं। उसके इतने मार्क्स देखकर सुमन और रॉकी दोनों हैरान ही हो गए। सुमन भी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, ग्रेट आलिया, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई, तूने कर दिखाया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। युवराज से मिलने का ये मौका जो सिद्धार्थ ने उसको दिया था, वो इस मौके को चाहकर भी कैश नहीं करा सकती थी। वो ये न्यूज सिद्धार्थ को बताना चाहती थी, लेकिन इतने दिनों से उन दोनों के बीच में बोलचाल नहीं हो रही थी। वो तो पहले ही उसकी एंटी फैन थी, और तो और उस दिन भी वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आई थी। फ्रस्ट्रेट होकर वो डेस्क पर अपना सिर रखकर बैठ गई। सिद्धार्थ दूर से बैठा हुआ उसको देख रहा था और सोच रहा था कि देखते हैं आलिया को अपनी गलती का एहसास है कि नहीं, और वो खुद आकर उससे बात करती है या नहीं। रोहित कैंटीन से जूस की बोतल लेकर आया और सिप करते हुए ईशान के पास आकर बैठते हुए बोला, भाई हमारे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अब तू रिजल्ट्स में क्या चेक कर रहा है? छोड़े सब, आज तो पार्टी बनती है। ईशान उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और अपने फोन में ही सर्च करता रहा। फर्स्ट सेमेस्टर में सिद्धार्थ के बाद सेकंड रैंक पर मुस्कान थी। स्टडी में तो वो हमेशा से ही आगे रही है और इस बार भी उसके 94% मार्क्स आए थे। वो पहले कभी उसकी क्लासमेट थी, लेकिन आज भी वो उसकी हर अपडेट चेक करता रहता है। मुस्कान के अलावा एक और नाम था सुमन, जिसका रिजल्ट उसने उसी के साथ चेक किया था। फिजिकल एजुकेशन क्लास। एक्सरसाइज के बाद आलिया एक कोने में बैठकर अपना फोन यूज कर रही थी, जबकि सिद्धार्थ, ईशान और रोहित और बाकी कुछ और लड़के बास्केटबॉल गेम में पार्ट ले रहे थे। अपने फेवरेट स्टार्स को खेलते हुए देखने के लिए बाकी सारे स्टूडेंट्स फटाफट बास्केटबॉल कोर्ट में चारों तरफ इकट्ठे हो गए। गेम स्टार्ट हुआ। रोहित ने डबलिंग करते हुए बॉल उछाली, लेकिन बॉल बास्केट के रिम से टकराकर वापस नीचे गिर गई। लड़कियां उसको बास्केट करते हुए देखकर एक हसरत से मुस्कुराए कि काश वो ये बास्केटबॉल होती तो रोहित की हाथों में होती। रॉकी जैसे ही बॉल उठाने के लिए आगे गया, तभी सामने से उसको एक लंबा चौड़ा लड़का बॉल को ड्रिबल करता हुआ आता हुआ दिखाई दिया और फिर तेजी से ड्रिबल करते हुए उसने पूरे फोर्स से बॉल उछाली, जो कोर्ट से बाहर बैठे हुए स्टूडेंट्स की तरफ गई और जोर से आलिया के सिर पर लगी और उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। आलिया ने अपने हाथों से अपने सिर को दबा लिया और जब सामने देखा तो अर्नब खड़ा मुस्कुरा रहा था और अपना हाथ हिलाते हुए वो आलिया से बोला, हेलो आलिया, सॉरी ना, मेरे हाथ से बॉल स्लिप हो गई। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। आलिया एक तो वैसे ही दर्द से कराह रही थी, उस पर अर्नब का मुस्कुराता हुआ शैतानी चेहरा देखकर उसका दर्द डबल हो गया। उसने आज सुबह से उसका मनहूस चेहरा नहीं देखा था और वो सोच ही रही थी कि आखिरकार उसको उससे छुटकारा मिल गया, लेकिन लगता है कि यह शैतान उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अर्नब फिर से अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लेते हुए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो एवरीबॉडी, आई एम अर्नब जोशी। मैं तुम लोगों का नया क्लासमेट हूँ, बास्केटबॉल का स्टार।
जो अब वापस आ चुका है। बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी तारीफ करते हुए वो बोला। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। उसको लगा कि सब उसके लिए चीयर्स करेंगे, लेकिन यहाँ तो किसी ने भी उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। पूरे कॉलेज में जितने भी पुराने टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, वो सब जानते थे कि अर्नब अपनी शैतानी हरकतों की वजह से पूरे कॉलेज में बदनाम रह चुका है। अब उसने देखा कि इतनी भीड़ में से किसी ने भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसके होठों से वो हंसी गायब हो गई और उसकी जगह उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड नजर आने लगा। कोई बात नहीं, जल्दी तुम सब मुझे सपोर्ट करोगे, पहले की तरह। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक बास्केटबॉल पूरी रफ्तार के साथ उड़ती हुई आकर सीधा उसके चेहरे पर लगी। उसको संभालने का या किनारे होकर बचने का भी मौका नहीं मिला। बिल्कुल सटीक निशाना था। उस बास्केटबॉल से अचानक हुए हमले से उसकी नाक पर भारी चोट आ गई। गुस्से से कांपते हुए जब उसने अपना चेहरा छुआ, तो देखा कि उसकी नाक से खून आ गया था। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देता, साइड से हंसने की आवाज आई। उसने देखा सिद्धार्थ ने उसी के डायलॉग वापस उसी को सुना दिए। सॉरी यार, मेरे हाथ से बॉल स्लिप हो गई। सिद्धार्थ की इस लाइन ने अर्नब के गुस्से को बहुत ज्यादा भड़का दिया। अर्नब के सिर पर खून सवार हो गया। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उसका मर्डर कर देगा। उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स भी डर कर पीछे हट गए और वो ये सोचने लगे कि सिद्धार्थ ने जानबूझकर एक हैवान को जगा दिया है। अब ये खून का बदला खून से लेगा। लेकिन गुस्से से चीखने की बजाय वो जोर से ठहाका मार के हंसने लगा। इस तरह हंसते हुए वो और भी ज्यादा भयानक और एक साइको लग रहा था। शाबाश, क्या निशाना मारा है तुमने सिद्धार्थ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूं तुमसे, लेकिन अब मेरी बारी। ये कहकर उसने जाकर बॉल उठा ली और इस बार उसके इरादे बहुत ही भयानक लग रहे थे। इसके पहले कि वो उस बॉल को लेकर सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ता, एक और बास्केटबॉल आकर उसके पीछे सर पर टकराई। उसने हैरानी से अपने पीछे देखा। बहुत इतरा रहा है तू, तेरा ये स्वैग निकालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अर्नब को यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट उससे पंगा ले सकती है। लेकिन आलिया को उसके एटीट्यूड से जरा भी डर नहीं रहा। बात यह नहीं थी कि अर्नब ने उसको बास्केटबॉल जानबूझकर मारी थी या अनजाने में लगी थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बॉल की वजह से उसका फोन टूट गया था, जिसमें वो फेवरेट युवराज की पोस्ट पढ़ रही थी। युवराज की किसी भी बात के लिए आलिया कैसा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो इतना भड़की हुई थी और बिना किसी की परवाह किए हुए उसने खुद से लगभग दुगने साइज के अर्नब से पंगा ले लिया था और वो उसको चुनौती देती हुई बोली, बास्केटबॉल पर इतना उछल रहा है ना तू, अगर जरा भी हिम्मत है तो बिना टीम के मेरा सिंगल चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखा। उसके चैलेंज की बात सुनकर अर्नब जोर से हंसने लगा। ये सरासी लड़की मुझे चैलेंज देगी? आलिया और अर्नब का सिंगल मुकाबला देखकर सारे हूटिंग करने लगे। सिद्धार्थ उसको रोकना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जानबूझकर प्रॉब्लम में पड़ना आलिया की पुरानी आदत है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बार वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही थी। रॉकी एक्साइटेड में उछल पड़ा। ओह माय गॉड, ये क्या होने जा रहा है? मुझे मेरी आलिया को किसी भी तरह बचाना होगा। ये तो बड़ा एक्साइटिंग पंगा ले लिया आलिया ने। क्या लगता है, ये सिंगल का बास्केटबॉल चैलेंज आलिया जीतेगी या अर्नब कोई ना कोई घटिया हरकत करके आलिया को चोट भी पहुंचाएगा और हरा भी देगा? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।